गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 7 से वास्कोट सर्जन। कौन सा रहेगा? लेसन नंबर 7 से वास्कोट सर्जन। इससे पहले जो मैंने पिछले टॉपिक से क्वेश्चन किया था आपसे कि मूलदार माप किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा मूलदार का मापन किया जाता है। ठीक है, अब आज अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेसन नंबर 7। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे अपन वास्कोट सर्जन। तो वास्कोट सर्जन क्या होता है? देखिए, पौधे के वायवीय भाग, मान लो तना है, उसके द्वारा वास्कोट सर्जन होता है। हरा तना होता है, उसके द्वारा ही वास्कोट सर्जन हो सकता है। ठीक है, तो पादप के वायवीय भाग, यानी वायवीय जो भाग है उनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना, क्या कहलाता है? वास्कोट सर्जन। पादप के वायवीय भाग, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया प्लांट, तो ये प्लांट की कौन सी भाग है? जो वायु में है, वायवीय भाग, उसके द्वारा जल को किसके रूप में बाहर निकालना? वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? वास्कोट सर्जन। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? पादप के द्वारा या पादप की वायवीय भाग द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? वास्कोट सर्जन कहलाता है। ठीक है, फिर ये क्रिया होती है, जो वास्कोट सर्जन की क्रिया होती है, वाष्प के रूप में बाहर निकालना है, तो इसके लिए विशेष छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? विशेष छिद्र या रंध्र होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कौन सी क्रिया होती है? वास्कोट सर्जन। यानी वास्कोट सर्जन विशिष्ट छिद्रों द्वारा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं अपन वास्कोट सर्जन के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है? तो वास्कोट सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है रंध्रीय, या इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटल वास्कोट सर्जन। ठीक है, पहला कौन सा है? रंध्रीय या स्टोमेटल वास्कोट सर्जन। दूसरा कौन सा है? उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वास्कोट सर्जन। और तीसरा कौन सा है? रंध्रीय या लेंटिकुलर वास्कोट सर्जन। तो पहला कौन सा हो गया है? रंध्रीय, दूसरा उपत्वचीय, तीसरा रंध्रीय या लेंटिकुलर वास्कोट सर्जन। इस प्रकार से वास्कोट सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रंध्रीय वास्कोट सर्जन या स्टोमेटल वास्कोट सर्जन क्या होता है। देखिए, तो पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाले वास्कोट सर्जन को क्या कहते हैं? रंध्रीय। लीफ है, पत्ती है, उसमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो जल की क्षति होती है या जल की हानि होती है या जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? रंध्रीय वास्कोट सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल की जो हानि होती है उसे अपन या उस वास्कोट सर्जन को रंध्रीय या स्टोमेटल वास्कोट सर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो वास्कोट सर्जन होता है, कुल वास्कोट सर्जन का कितने प्रतिशत? 50 से लेकर 97% जो क्रिया है वो इसी प्रकार के वास्कोट सर्जन की पाई जाती है। यानी कुल वास्कोट सर्जन का 50 से लेकर 97% तक जो क्रिया है वो कौन सी होती है? रंध्रीय या स्टोमेटल वास्कोट सर्जन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा है? उपत्वचीय, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर वास्कोट सर्जन भी कहते हैं। अब क्यूटिकल क्या होती है? तो आपको मैंने संरचना बताई थी, अधिचरम, बाह्य बोल सकते हैं, ये जो सेल्स बनाई है मैंने। तो एपिडर्मिस या अधिचरम, बाह्य त्वचा के ठीक ऊपर क्यूटिन से निर्मित एक परत पाई जाती है, जैसे ये बनाई है मैंने। तो ये तो नीचे तो क्या होती है? एपिडर्मिस या अधिचरम। अधिचरम के ठीक ऊपर क्यूटिन की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उपत्वचा या क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, अधिचरम है, उसके ऊपर क्यूटिन परत पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं।
तो ये तो थी अधिचरम। अधिचरम के ऊपर क्यूटिन का आवरण पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। तो ये क्यूटिकल हो गई। अब क्यूटिकल अगर मोटी होती है, यानी ये भाग अगर मोटा हो गया तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। परंतु कुछ जगह पर ये क्यूटिकल टूट जाती है या फट जाती है, जिसके कारण कौन सी क्रिया हो जाती है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दोबारा देखिए कि क्यूटिकल है, क्या किसे कहते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन की परत है, वो क्यूटिकल कहलाती है। क्यूटिकल मोटी होगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, परंतु कुछ स्थानों पर यह टूट जाती है तो इससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो जल वाष्प के रूप में निकलेगा तो हानि होगी। इस प्रकार से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से लेकर 10% जो क्रिया होती है वो इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो इससे सीधा इजी है, लेप पर रंध्र है उनसे होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय, क्यूटिकल टूट जाती है और उसके द्वारा जल की क्षति होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उपत्वचीय या क्यूटिकुलर। जो कुल वाष्पोत्सर्जन होता है 3 से 10%, जबकि ये 50 से लेकर 97% तक क्रिया होती है। अब तीसरे प्रकार का कौन सा है वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। अब क्या होता है, वातरंध्र किसे कहते हैं, तो कुछ पादपों में काष्ठीय पादप होते हैं, उनके तने पर या कुछ फलों पर विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र। क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। देखिए अब सबसे पहले ये बात है, वातरंध्र किसे कहते हैं, तो कुछ काष्ठीय तनों पर, स्टेम पर या कुछ फलों पर विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र। और इनसे होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, वातरंध्रीय या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत बिल्कुल कम होता है, ये 0.1% ही इस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा कि सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पादप की वायु भाग द्वारा जल की हानि होती है या जल को बाहर निकाला जाता है, इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। 3 प्रकार का होता है, रंध्र के द्वारा, उपत्वचा के द्वारा और वातरंध्रों के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हाँ उसके बाद अपन बात करते हैं कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है। पहले पढ़ा हम वाष्पोत्सर्जन, फिर पढ़े वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है। तो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। पहली है अधोरंध्री पर्ण। कौन सी है, अधोरंध्री पर्ण, जिसको क्या कहते हैं, सेब पर्ण भी कहते हैं। दूसरी है अधिरंध्री पर्ण या कुमुदनी पर्ण कहते हैं। और तीसरी है उभयरंध्री पर्ण। 3 प्रकार की पत्तियां होती है। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का पढ़ा आपने, 3 प्रकार का। ठीक है, रंध्रीय, उपत्वचीय, क्यूटिकल भी बोलते हैं। और तीसरा जो आपने पढ़ा था वो था वातरंध्रीय या लेंटिकुलर। ठीक है, अब यहां पर पढ़ेंगे कि रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है। पहली है अधोरंध्री पर्ण, जिसको क्या कहते हैं, सेब पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेब पर्ण। तो जब पत्ती है या लीफ है उसमें नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, नीचे की सतह पर रंध्र उपस्थित हो तो ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण या सेब पर्ण। तो क्या बोलेंगे कि जब लीफ है, पत्ती है, उसके नीचे की सतह पर क्या पाया है, रंध्र पाए जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण या सेब पर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल सेब, संतरा और अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में रंध्र नीचे की सतह पर पाए जाते हैं।
ठीक है। फिर अधिरंध्रीय पर्ण या कुमुदिनी पर्ण किसे कहते हैं, इसका विपरीत हो जाएगा। यहां क्या लिखोगे, अगर पट्टी है या पर्ण है उसकी ऊपरी सतह पर क्या पाए जाए, रंध्र पाए जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिरंध्रीय पर्ण या कुमुदिनी पर्ण कहते हैं, जैसे वाटर लिली में। और तीसरे प्रकार कौन सा है, उभयरंध्रीय। तो ऊपर व नीचे यानी लीफ है उसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उभयरंध्रीय पर्ण। जैसे जई है, मक्का है और एक बीजपत्री, अधिकांश एक बीजपत्री पादप है, उनमें उभयरंध्रीय पर्ण पाई जाती है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले कौन सा है, यहां पढ़ा हमने अधोरंध्रीय यानी लीफ के नीचे, अधिरंध्रीय लीफ के ऊपर रंध्र, और उभयरंध्रीय दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उभयरंध्रीय पर्ण कहते हैं। तो वाष्प पोषण कितने प्रकार का पढ़ा आपने, 3 प्रकार का, ठीक है। रंध्रीय, दूसरा कौन सा है, उपत्वचीय, तीसरा वातरंध्रीय। और रंध्र की उपस्थिति के आधार पर क्या कितने प्रकार के, 3, अधोरंध्रीय, अधिरंध्रीय और उभयरंध्रीय, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टोमेटा की। हाँ, अब बात करते हैं रंध्र की संरचना, ठीक है। तो रंध्र की संरचना में अपन यानी रंध्र हमने जूनियर में पढ़ी हुई थी संरचना, इसके बारे में कि रंध्र की संरचना, ठीक है। तो रंध्र है, अब रंध्र मैंने बताया था वाष्पोत्सर्जन विशिष्ट छिद्रों द्वारा होता है या विशिष्ट रचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंध्र। और रंध्र है वो किससे बनता है, 2 वर्गाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। किससे होता है, 2 वर्गाकार यानी वर्ग के आकार की कोशिकाएं होती है, उससे किसका निर्माण होता है, छिद्र या रंध्र का निर्माण होता है। तो रंध्र 2 वर्गाकार कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, और इन वर्गाकार कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, द्वार कोशिका या क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। दोबारा देखिए कि रंध्र है 2 विशेष वर्गाकार कोशिकाओं द्वारा बनता है, जिन्हें अपन द्वार कोशिका या क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इन गार्ड सेल है उनकी आंतरिक परत, ये अंदर वाली परत जिधर छिद्र है उस साइड, तो अंदर वाली परत क्या होती है, मोटी होती है, जबकि बाहर वाली जो परत है वो क्या होती है, पतली होती है। क्या पढ़ा आपने, अंदर वाली परत है वो तो क्या होती है, मोटी होती है, जबकि बाहर वाली परत क्या होती है, पतली। तो रंध्र 2 विशेष वर्गाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं, और इनकी अंदर वाली परत क्या होती है, मोटी, जबकि बाहर वाली परत क्या होती है, पतली होती है। इन द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अलावा क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित द्रवक भी पाया जाता है। और इसके केंद्रक के अलावा अन्य कोशिकाओं की तरह द्वार कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब रंध्र कब खुलता है, कब बंद होता है, तो जब स्फीत अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, स्फीत, जब इसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है, फूली हुई अवस्था कह सकते हैं। फूली हुई अवस्था में ये बाहर की तरफ खिंच जाती है, दोनों तरफ से किधर की तरफ खिंच जाएगी, बाहर की तरफ खिंच जाती है, जिससे बीच में किसका निर्माण हो जाता है, छिद्र का या रंध्र का निर्माण हो जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जब द्वार कोशिका कौन सी अवस्था में होती है, स्फीत अवस्था में। कौन सी अवस्था में होती है, द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में होती है, तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। स्फीत अवस्था में बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा और रंध्र बीच में से खुल जाता है, ठीक है। और सलग अवस्था में जब वापस सिकुड़ जाती है अवस्था, या कहेंगे वापस अपने अवस्था में सामान्य स्थिति में आती है, तो उस समय रंध्र क्या हो जाता है, बंद। तो गार्ड सेल जब स्फीत अवस्था में होती है, गार्ड सेल जब स्फीत अवस्था में होती है तो रंध्र खुल जाता है, और सामान्य स्थिति में रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और द्वार कोशिका के चारों तरफ कोशिकाएं विशेष प्रकार की सहायक कोशिका या कहेंगे विशेष प्रकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाएगी, जिन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या गार्ड सेल है, उनके चारों तरफ विशेष बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती है, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। अर्थात गार्ड सेल के चारों तरफ कौन सी कोशिका पाई जाती है, सहायक कोशिका पाई जाती है। और रंध्र की बात करें तो रंध्र
जो लीफ होती है उनमें रंध्रों की जो संख्या होती है, रंध्रों की संख्या कितनी होती है? 100 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों की संख्या अगर एक वर्ग प्रति सेंटीमीटर की बात करें तो 100 से लेकर 60,000 रंध्र पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा रंध्र की संरचना। तो रंध्र की संरचना, रंध्र किससे बना? विशेष प्रकार की दो गाढ़ सेल से, द्वार कोशिका, और द्वार कोशिका में क्या पाएगा? केंद्रक और अन्य कोशिका, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट। और जब स्थित अवस्था होती है तो रंध्र खुल जाते हैं, श्रद्ध अवस्था होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। और बाहर की तरफ जो कोशिका पाई जाएगी उन्हें अपन क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रंध्रों की संख्या 100 से लेकर 60,000 होती है। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक से क्वेश्चन है अधिरंध्री पर्ण का एक उदाहरण दीजिए। अधिरंध्रीय पर्ण का एक उदाहरण दीजिए। सभी बच्चों को इसका उत्तर कमेंट में जरूर देना है, क्योंकि जो आगे टेस्ट होगा उस टेस्ट में जो कमेंट करेंगे उनके नंबर ऐड होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज कर पूछ सकते हो। थैंक यू।